हेलो गाइस, वेलकम टू डे एफ माई सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी ने एसबीआई पीओ का मेंस का तैयारी शुरू कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आईबीपीएस पीओ का क्वांट सेक्शन का मेंस का स्ट्रेटेजी। किस तरह आप ये कुछ दिनों में आप लोगों का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन सा चीजों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन सा चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो, उसके साथ साथ लास्ट 2 to 3 ईयर्स में गुड अटेम्प्ट क्या था एंड इस बार कितना तक अटेम्प्ट करने से अच्छा होगा, ये सारे चीजों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो, ये आप ही लोगों का चैनल है, इस तरह और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस पीओ का जो मेंस एग्जाम है उनके टेंटेटिव डेट है 26 नवंबर। अगर मैं आज से काउंटिंग करूं तो आपके पास मोर देन 1 मंथ है को। तो इस 1 मंथ को किस तरह अगर प्रॉपर्ली यूज करें ताकि हमें आईबीपीएस पीओ का मेंस हम लोगों का विथ गुड मार्क्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में आज क्वांट सेक्शन का स्ट्रेटेजी बोलूंगा एंड कल एंड परसों में जीए एंड रीजनिंग का भी मैं मेंस का स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का क्वांट सेक्शन होता है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, जहां पे 35 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स होता है एंड आपका टाइमिंग दिया जाएगा 45 मिनट्स। तो ये 45 मिनट्स को किस तरह हमें यूज करें ताकि हमें एक अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में आप उसी के बारे में डिस्कस करते हुए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो यहां पे जो 60 मार्क्स है ना, जो टोटल जो 60 मार्क्स है इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब अभी आप लोगों का क्वेश्चन है सर क्यों, यही मैं एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से आपको 80 to 90% आपको अटेम्प्ट करना है एंड सेकेंड पार्ट से 20 to 30% आपको अटेम्प्ट करना है। अभी आप बोलोगे क्यों, तो यही क्यों जानने के लिए आप चीजों को ध्यान से समझे जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें शुरू करने से पहले मैं ये आप लोग एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स में कौन सा टॉपिक देखने को मिला है। ठीक है, अगर मैं बोलूं डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई का आईबीपीएस पीओ में वेटेज एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। मोर देन 15 क्वेश्चंस, मार्क्स नहीं, मोर देन 15 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इनमें से अगर मैं बोलूं एक होता है नॉर्मल डीआई। नॉर्मल डीआई जैसे हम लोग करते हैं ना, 2 पाई चार्ट, एक पाई चार्ट होता है, एक टेबल होता है, तो एक लाइन ग्राफ या टेबल, इसी तरह बेस ये नॉर्मल होता है। उस मान लीजिए ये थोड़ा ट्रिकी लेवल का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये जनरली डुएबल होता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है तो आप वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एंड दूसरा जो होगा वो होगा अरिथमेटिक के ऊपर बेस। कोई भी एक अरिथमेटिक का टॉपिक के ऊपर आपको एक डीआई दे दिया जाएगा। अगर वो टॉपिक के ऊपर आपका नॉलेज है तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तीसरा कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव क्या होता है, ये भी उतना ट्रिकी नहीं होता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, लेकिन जो कैलकुलेशंस होता है ना वो बहुत ज्यादा ही लेंथी होता है, जहां बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना कैलकुलेटिव होता है। जो सबसे टफ होता है लॉजिकल वाला। लॉजिकल वाला थोड़ा टफ होता है क्योंकि जहां पे आपको आंसर नहीं निकालना होता है, आपको स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं डाटा सफिशिएंसी देखने को मिलता है, क्वांटिटी कंपैरिजन देखने को मिलता है, जो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, कभी क्वांटिटी 3 भी आ जाता है। उसके साथ साथ नंबर सीरीज जिसका लेवल टोटली डिफरेंट होता है एंड कैसलेट, ये भी कैलकुलेटिव भी देखा जाता है, कभी कभी वेन डायग्राम बेस भी देखा जाता है, कभी कभी अरिथमेटिक बेस भी देखा जाता है। आप लोगों को ये टोटल एनालिसिस ये तो चीज पता चल गया कि आईबीपीएस पीओ के मेंस के लिए आप लोगों को डीआई पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अरिथमेटिक के भी सेक्शन के ऊपर भी आप लोगों को जोर देना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस तरह अरिथमेटिक को लेके चलना पड़ेगा, किस तरह डीआई को लेके चलना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। क्योंकि आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, यहां पे आपका अटेम्प्ट कमती होगा। तो जहां पे आपका अटेम्प्ट कमती होगा वहां पे आप अपना 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे आप गलती एफोर्ड नहीं कर सकते। डीआई के लिए मैं यही बोलूंगा, आप जब मॉक देंगे ना, मॉक में जो स्टैंडर्ड लेवल का डीआई हो रहेगा ना, जितना भी मॉक दीजिए, मॉक में जितना भी आपका डीआई रहेगा स्टैंडर्ड लेवल का, वो डीआई को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अरिथमेटिक का बोलूं तो मान लीजिए एज एग्जांपल मान लीजिए टोटल आपके पास 14 टॉपिक्स है अरिथमेटिक का।
इनमें से 7 टॉपिक पे आपका कमांड बहुत अच्छा है, तो ये जो 7 टॉपिक होगा इसमें और जोड़ दीजिए। एंड मान लीजिए रिमेनिंग जो 7 है वहां से 2 से 3 टॉपिक ऐसा है जहां पे आपका बेसिक नॉलेज है, उतना हाई नॉलेज नहीं है, तो ये 2 से 3 टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। रिमेनिंग जो 3 to 4 रहेगा वहां से आप 1 से 2 टॉपिक का बेसिक को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए। ये 40 डेज में आपको मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 स्पीड टेस्ट मेंस का लगाना है फर्स्ट। एंड जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपका जो स्ट्रेटजी होगा ना वो हर मॉक टेस्ट में सेम रखिएगा, उसको चेंज मत कीजिएगा। इसमें से क्या होगा ना, जब आप एक ही स्ट्रेटजी को 10 बार या 15 बार लगाओगे तो वो स्ट्रेटजी पे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फर्स्ट बात। दूसरा बात, वो जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो स्ट्रेटजी में आपका स्कोर बढ़ने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। अगर आप रेगुलर इंटरवल में स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक, ये जो 45 मिनट्स है, ये 45 मिनट्स में से 5 मिनट्स आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। किस तरह एनालिसिस करना है देखिए, क्योंकि डीआई हो गया, मान लीजिए डीआई 3 से 4 डीआई दिया गया है, ये 3 से 4 डीआई में कौन सा डीआई आपको लग रहा है कि आपसे बन जाएगा वो देखिए फर्स्ट। दूसरा, डाटा सफिशिएंसी अगर आया तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा वो देखिए। दूसरा, क्वांटिटी कंपटीशन में आ रहा है उसका लेवल कैसा है, आपसे बनेगा या नहीं बनेगा वो देखिए। अगर कैसलेट आ रहा है तो कैसलेट आपसे बनेगा या नहीं बनेगा वो देखिए, कौन सा बनेगा। अगर नंबर सीरीज आ रहा है तो इसका पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ ये 5 मिनट्स में एनालिसिस करना है। अगर आपने विदाउट एनी स्ट्रेटेजी आपने शुरू कर दिया तो आपका क्या होगा, बीच में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा अटेम्प्ट करें कौन सा अटेम्प्ट ना करें। बाद में क्या होगा, जो बनने वाला होगा वो भी नहीं बनेगा एंड टाइम आपका वेस्ट होगा, वहां पे टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि पहले हम 5 मिनट्स देके अपना अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी बना लें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 5 मिनट्स स्ट्रेटेजी। एंड ये स्ट्रेटेजी का टाइम में मेरा एक प्लान होता था जो मैं ऑलवेज करता था, अटेम्प्ट इक्वल टू कॉम्प्रिहेंशन प्लस अंडरस्टैंड प्लस। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, फर्स्ट आपको यह समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। दूसरा आपको यह समझना है कि आपका काम वहां पे क्या है, आपको क्या निकालना है। ये दोनों चीज जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कॉम्प्रिहेंड ही अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में बोला किया गया है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वहां पे तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट भी करते हो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। क्योंकि ये 5 मिनट स्पेंड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आपका लेवल का है, कौन सा क्वेश्चन आपका लेवल का नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जितना भी हो, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्वेश्चन आ जाएगा पार्ट 1 में, क्योंकि वो क्वेश्चन डुएबल होगा आपके लिए, दूसरे के लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन एनालिसिस किया ना, तो उसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बोला फर्स्ट पार्ट 80 to 90% आपको वहां से निकालना है मार्क्स, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट से 20 to 30 क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करूं, यहां पे 30 मार्क्स कर दीजिए, यहां पे 30 मार्क्स, मींस आपको ये 5 मिनट्स में 30 मार्क्स का एक पार्ट बनाना है कि जहां ये 30 मार्क्स से मुझे इतना तक लाना पड़ेगा एंड नेक्स्ट 30 मार्क्स को आपको बाद के लिए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर बाद में टाइम मिले तो मैं ये 30 मार्क्स को टच करूंगा। तो ये चीज आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं मॉक। देखिए मैंने बोला 10 to 15 मॉक्स आपको लगाना है 30 to 40 डेज में। तो क्या करना है, जब भी आप मॉक दोगे ना, मॉक को 100% सॉल्व नहीं करना है। क्यों, ये भी मैं बोलूंगा। मॉक को 100% सॉल्व नहीं करना है, 80 to 85% सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेंस का मॉक 100% सॉल्व नहीं होता है अगर मॉक का लेवल स्टैंडर्ड है तो। क्यों,
क्योंकि वहां पे मान लीजिए ये 10 to 15% में आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो टोटली टाइम टेकिंग रहेगा, जो मेंस में भी आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिए मेंस में भी वो आपका नहीं बने, क्योंकि वो क्वेश्चन ही होता है ऐसा। अगर मान लीजिए आपने एक DI या एक पजल आपने 1 से 1.5 घंटा में बनाया, तो वो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है क्या? नहीं है। आपको उतना ही चीजों का प्रैक्टिस करना चाहिए जो चीज आप एग्जाम में जाके बना पाओ। अननेसेसरी चीजों का प्रैक्टिस करने के बाद कोई फायदा नहीं। हाँ, वो अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका नॉलेज इनहेंस होगा, लेकिन वो चीज एग्जाम के लिए मेरा बेनिफिशियल है कि नहीं है वो मुझे देखना है। अगर वो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 80 to 80% आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, फर्स्ट आपको एक मॉक लगाना है। जिस दिन आपने मॉक लगाया उसका एक विथिन 1 to 2 डेज आपको 80 to 80% मॉक को एनालिसिस कर देना है टोटली। यानी जब आप मॉक का एनालिसिस करोगे उस टाइम में अगर मेंस का क्विज होता है ना, मेंस का क्विज दीजिए, साथ ही साथ आप सेक्शनल दिया कीजिए। क्या होगा? आपका स्पीड भी मेंटेन होगा एंड आपका जो प्रिपरेशन होगा वो भी कंटिन्यू, प्रैक्टिस जो होगा आपका वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई थिंक तो यही था कंप्लीट क्वांट का एनालिसिस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ये कुछ दिनों के लिए, एंड किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड कौन सा टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहिए, एंड किस तरह स्मार्टली चीजों को स्किप भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।